नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। केजरीवाल के मिशन गुजरात पर भारी पड़ सकता है भाजपा का स्टिंग। सिसोदिया गए जेल तो बदलेंगे समीकरण। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी पर मनीष सिसोदिया ने दी पहली प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, याचिकाकर्ता ने की मांग। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ली करोड़ों रुपए की कमीशन। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का आप सरकार पर बड़ा हमला। खबरें विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव में 3 से 4 महीने का समय शेष रह गया है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी यहां अपनी किस्मत आजमाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। गुजरात में पार्टी को मजबूत करने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने साथ साथ कार्यकर्ताओं की एक मशीनरी लगातार सक्रिय की है। लेकिन जिस तरह बीजेपी ने सोमवार को दिल्ली के एक शराब व्यवसायी का स्टिंग वीडियो जारी कर व्यवसायियों के द्वारा दिल्ली सरकार को ब्लैक मनी के रूप में भारी मात्रा में धन पहुंचाने का दावा किया, मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। यदि सत्येंद्र जैन की तरह मनीष सिसोदिया को भी जेल जाना पड़ा तो इससे आम आदमी पार्टी के मिशन गुजरात पर असर पड़ सकता है। बीजेपी ने सोमवार को एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि दिल्ली की नई शराब नीति में व्यवसायियों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इसके बदले में शराब व्यवसायियों को 6% का कमीशन आम आदमी पार्टी के पास वापस पहुंचाना था। वीडियो में देख रहे हैं कि व्यक्ति को शराब घोटाले में शामिल एक आरोपी के पिता का बताया गया। वे स्वयं भी एक शराब व्यवसायी हैं। वीडियो की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो सीबीआई इस पर संज्ञान लेगी और मनीष सिसोदिया को जेल जाने की संभावना इस तरह से बढ़ सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सोमवार को 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे। सीएम नीतीश ने दिल्ली में कल मंगलवार को 6 सितंबर को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात किया। सीएम नीतीश ने आपके मुखिया केजरीवाल से दोपहर 1:30 बजे के आसपास मुलाकात किया। सीएम नीतीश ने दिल्ली का दौरा मिशन 2024 के लिए और वहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली आए हैं। सोमवार को नीतीश कुमार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद वो कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दिल्ली 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार कल कई नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। इसमें वह सीपीआई नेता सीताराम येचुरी से 11:30 बजे, डी राजा से 12:15 के आसपास, अरविंद केजरीवाल से 1:30 और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से शाम 4 बजे मुलाकात उन्होंने की। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने सीताराम येचुरी और डी राजा से सीपीआई दफ्तर से मुलाकात भी इस दौरान किया। सीएम केजरीवाल से वो आवास पर मिलने भी गए। वहीं नीतीश कुमार ने ओम प्रकाश चौटाला से मिलने उनके गुरुग्राम स्थित आवास पर पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं। राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो बिहार सरकार को कांग्रेस के समर्थन के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही साल 2024 के चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा हुई और ये चर्चा ठोस बताई गई। ईडी की छापेमारी पर मनीष सिसोदिया ने दी पहली प्रतिक्रिया। कहा, मैंने अपना काम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आबकारी मामले में
कथित घोटाले के मामले में ईडी ने छापेमारी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, कुछ नहीं निकला, अब ईडी के छापे मारेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि मैंने ईमानदारी से काम किया है, कहीं कुछ नहीं निकलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार सुबह दिल्ली, एनसीआर समेत 6 राज्यों के 30 जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक एफआईआर में दर्ज आरोपी विजय कुमार नायर, मनोज राय, अमरदीप ढल, समीर महेंद्रू आबकारी नीति के निर्धारण और लागू कराने की गड़बड़ियों में शामिल थे, जबकि अमित अरोड़ा, दिनेश और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी थे। ये सभी आरोपी अधिकारियों के लिए शराब लाइसेंस होल्डर से जमा हुए पैसों को मैनेज करते थे। आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई विजय नायर के माध्यम से समीर महेंदू से आरोपी अधिकारियों को पैसा पहुंचाने का काम करता था। आरोप है कि L1 लाइसेंस होल्डर रिटेलर को क्रेडिट नोट इशू कर देते थे और वहीं बहती खाते में गलत एंट्रीज दिखाकर पैसों की पब्लिक सर्वेंट तक पहुंचाते थे। ईडी के अनुसार आरोप है कि अर्जुन पांडे ने विजय नायर के जरिए समीर महेंदू से 2-4 करोड़ रुपए की बड़ी रकम कैश उधार ली थी। याचिकाकर्ता ने ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जनसंख्या विस्फोटक को नियंत्रण करने के लिए नियम और दिशा निर्देश तैयार करने के निर्देश देने के संबंध में याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। ये याचिका मौलाना आज़ाद के पोते वक्त अहमद द्वारा की गई, जिसे कोर्ट में समान लंबित याचिकाओं के साथ टैग भी किया गया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने अहमद की याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें राष्ट्रीय आयोग की 24वीं सिफारिश का जिक्र किया गया। विकल्प के तौर पे याचिकाकर्ता ने भारत की विधि आयोग को जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सुझाव देने के लिए भी कहा, जिसमें 3 महीने में जनसंख्या विस्फोट पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की मांग की। उधर धार्मिक नाम और प्रतीक वाले चुनाव चिन्हों का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। इस संबंध में अदालत में एक याचिका में दायर की गई थी, जिसे लेकर कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जिसमें 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होनी है। बता दें कि याचिका में कहा गया कि धार्मिक नाम या चिन्हों का इस्तेमाल करने वाली सियासी दलों पर प्रतिबंध लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राजनीतिक पार्टियों को भी पक्षकार बनाने की इजाजत दी। दिल्ली में शराब को लेकर चल रही राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रही है। इसी क्रम में आज सोमवार को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, जब आम आदमी पार्टी कहती है कि उनकी नई शराब नीति अच्छी है, तो फिर ये नीति वापस क्यों नहीं ली। संबित पात्रा ने आगे कहते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने शराब घोटाला करके बड़ा पैसा कमाया है। केजरीवाल सरकार ने कमीशन लेके दिल्ली के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि नई शराब नीति लाकर खुली लूट मचा रखी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि नई शराब नीति के बाद कई लोगों से 150 करोड़ रुपए तक की कमीशन ली गई। शराब की बिक्री से होने वाले का फायदा 80% हिस्सा केजरीवाल के दोस्तों को मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब घोटाले से उप मुख्यमंत्री ने मोटा माल कमाया। इसके साथ ही संबित पात्रा ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है। सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब माफियाओं से कमीशन ली और उन्हें कुछ भी करने की खुली छूट दे दी।
दिल्ली की जनता का पैसा आप सरकार ने लूटा है और सिसोदिया को बचाने का कोई रास्ता अब नहीं बचा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने आरोप लगाया कि नई शराब नीति से शराब की बिक्री तो बढ़ी, लेकिन दिल्ली का राजस्व घट गया। दिल्ली सरकार ने लोगों के घर तक पहुंचाने की जगह शराब के ठेके खोल दिए, जिसके साथ ही बीजेपी ने दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल से मनीष सिसोदिया को हटाने की मांग की है। इसके साथ ही बीजेपी का दावा है कि मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली के सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी अब नंबर आएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए राष्ट्रप्रथम के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दावा किया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के एक अधिकारी ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उस पर उन्हें झूठे आबकारी मामले में फंसाने के लिए दबाव डाला गया था। मनीष सिसोदिया ने इस बयान को सीबीआई ने सिरे से खारिज किया। सीबीआई की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि एजेंसी मनीष सिसोदिया के भ्रामक बयान का खंडन करती है। ये स्पष्ट किया जाता है कि स्वर्गीय जितेंद्र कुमार का मामले की जांच से किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो केवल विधायकों की खरीद फरोख्त करके गैर बीजेपी राज्यों में सरकारों को अस्थिर करने के बारे में सोचते हैं। सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए प्राथमिक दर्ज करने के बाद पिछले महीने सिसोदिया के दिल्ली स्थित आवास पर छापा मारा था। मनीष सिसोदिया ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आरोप लगाया कि सीबीआई के एक अधिकारी पर मुझ पर झूठे आबकारी मामले को फंसाने के लिए दबाव डाला गया था। वो मानसिक दबाव नहीं झेल सका और 2 दिन पहले आत्महत्या कर ली। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बहुत व्यथित हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि अधिकारियों पर इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है। क्या वे इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? आप चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले, लेकिन अधिकारियों के परिवार को बर्बाद ना करें। दिल्ली सरकार द्वारा बीते दिनों लाई गई आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोप की जांच में आप प्रबंधन निदेशालय की भी एंट्री हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 6 राज्यों में मंगलवार को शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय में छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की गई है। बताया गया है कि 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में कुल 30 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। ईडी मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के आवास पर फिलहाल छापेमारी नहीं हो रही है। ईडी के सूत्र अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के लखनऊ, हरियाणा के गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर में अभी भी छापेमारी चल रही है। मिली जानकारी के ईडी की टीम दिल्ली स्थित जोरबाग में भी पहुंची है। ईडी ने समीर महेंदु में यहाँ छापा मारा है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए मेमर्स राधा इंडस्ट्रीज राजेंद्र पैलेस स्थित यूको बैंक के अकाउंटेंट में ट्रांसफर किए थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक मूल रूप से आज की ईडी की कार्रवाई प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ हो रही है, जिनका नाम सीबीआई के प्राथमिकी में दर्ज है। इससे पहले बीजेपी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमले तेज करते हुए सोमवार को एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, जिसमें कथित शराब घोटाले के एक आरोपी के पिता दावा करते दिख रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में शराब का लाइसेंस हासिल करने के लिए कमीशन दिया था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नई
शराब नीति से जो लूट मची हुई थी उसका आज खुलासा हुआ है। पहली बात ये कि 80% का जो लाभ है वो दिल्ली की जनता की जेब से निकल रहा है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने कमीशन के माध्यम से अपनी जेब में डाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बुधवार से कन्याकुमारी से लेकर शुरू हो रही है भारत जोड़ो यात्रा, जो कि 150 दिन में 3,500 किलोमीटर रास्ता तय करके कश्मीर जाने के दौरान 2 दिन दिल्ली में सड़कों से गुजरेगी। यात्रा दिल्ली में उत्तर प्रदेश की ओर से मयूर विहार के रास्ते प्रवेश करेगी और दिल्ली में 45 किलोमीटर रास्ता करके सिंगू बॉर्डर से हरियाणा जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी सभाएं करने के साथ साथ लोगों से बातचीत भी करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यात्रा के संबंध में तैयारी तेज कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ प्रवक्ता और पूर्व सांसद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ अगले कदम के तहत इस यात्रा में भारत के सामने मौजूद गंभीर विषयों पर देशवासियों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। कांग्रेस के नेता यात्रा के दौरान देश भर के लाखों लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में सोमवार शाम एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मृतक के शिनाख्त राहुल यादव, जो कि 25 उम्र के रूप में सामने आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहुल को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वारदात के समय राहुल अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया। पुलिस राहुल के दोस्त विशाल से पूछताछ कर आरोपियों की पहचान के प्रयास कर रही है। 2 अज्ञात युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक राहुल परिवार के साथ झड़ोदा इलाके में रहता था। इसके परिवार में माता पिता और 2 अन्य सदस्य हैं। राहुल निजी कंपनी में नौकरी करता था। सोमवार को वो अपने दोस्त विशाल के साथ किसी काम से किंग्सवे कैंप गया हुआ था। शाम के समय दोनों पैदल वापस लौट रहे थे। इसी बीच जैसे ही दोनों नाला रोड वजीराबाद के पास पहुंचे तो अचानक 2 युवकों ने राहुल को रोक लिया। एक युवक ने चाकू निकालकर ताबड़तोड़ राहुल पर हमला कर दिया। विशाल ने राहुल को बचाने की बहुत कोशिश की। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। राहुल की हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा फिलहाल अभी नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया है। मिसलगढ़ी में सोमवार सुबह करीब 4 बजे टीना, जो कि 24 उम्र की बताई जा रही है, उसको बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस संबंध में मृतका के पति गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 बजे पकड़े जाने पर उसने जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि उससे टीना से के किसी प्रेम संबंध का शक था। आरोपी ने बताया कि उसके शराब पीकर आने पर झगड़ा भी करती थी, इसलिए गुस्से में आकर उसने उसकी जान ले ली। पहले बेसवाल के बल्ले में उसका सिर फोड़ा, फिर चुनरी से उसका गला घोट दिया। उसके मर जाने की पुष्टि होने पर घर से वो भाग गया। पुलिस ने बताया कि सुबह 7 बजे एक युवक ने फोन से सूचना दी कि गोविंदपुरम में पार्क में गौरव नाम का शख्स बेहोश पड़ा है। उसे कपड़े खून से लथपथ है। वो पत्नी की हत्या करके आया था। दरअसल सूचना देने वाला युवक गौरव परिचित था। वो उसे इस हालत में देख पहले ही घर से भाग गया था। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। आतंकी हमलों के इनपुट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को देखते हुए 8 सितंबर को इंडिया गेट सर्किल पूरी तरह से बंद रहेगा। इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग और राजपथ के आसपास के मार्गों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। 8 सितंबर को बसों को नई दिल्ली इलाके में आने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में दिल्ली वासियों को 8 अगस्त को बड़े पैमाने पर जाम का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रीय पर्व के अलावा इंडिया गेट पूरी तरह आम लोगों के लिए बंद रहेगा। राजपथ के आसपास भी कार्यालय बंद रहेंगे। इसके चलते दिल्ली वासियों को कई मुश्किलों का सामना करना भी पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को 8 सितंबर को उद्घाटन करेंगे। इस समय आतंकी हमले के इनपुट भी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने ये बड़ी चुनौती दी है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को देखते हुए इंडिया गेट को 8 अगस्त को शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बंद रखा जाएगा। 8 सितंबर को इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग और राजपथ के आसपास सभी मार्गों को आम वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा। इसके अलावा बसों को भी नई दिल्ली में आने नहीं दिया जाएगा। 8 सितंबर को बसों की नई दिल्ली को बाहर ही रखा जाएगा। दिल्ली के लोगों के लिए ये परेशानी देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जल्द ही इस बाबत एडवाइजरी जारी कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए नई दिल्ली की ट्रैफिक को संभालना एक बड़ी चुनौती रहेगी। ऐसे में कनॉट प्लेस समेत अन्य मार्गों पर बड़े पैमाने पर जाम लगने की संभावना है। इसके अलावा पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए राजपथ के आसपास स्थित सभी कार्यालय 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक बंद किए जाएंगे। इस वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली के ट्रैफिक को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने केंद्र सरकार से सरकारी कार्यालय को दोपहर 2 बजे के बाद बंद करने का निवेदन किया गया था। ट्रैफिक पुलिस को आग्रह को केंद्र सरकार ने मान लिया है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की अस्पताल में भर्ती हुए 28 दिन हो गए हैं। हालांकि राजू को अब तक होश नहीं आया है। हर कोई उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा है। राजू की हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने बड़ा फैसला लेने पर विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी सरकार ने राजू की देखरेख के लिए रेजिडेंट कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपी है। ये जानकारी राजू के बड़े भाई ने मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान दी। राजू श्रीवास्तव की सेहत के बारे में जानकारी देते हुए अजित सक्सेना ने मीडिया हाउस में बताया कि राजू भैया ने आंख खोलकर अपनी पत्नी शिखा श्रीवास्तव को देखा। उन्होंने उनका हाथ छुआ और दिलासा दिया कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सोमवार को राजू श्रीवास्तव के मुख्य सलाहकार अजित सक्सेना ने खुलासा किया था कि कॉमेडियन के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है। राजू के हाथों और पैरों में कुछ हलचल भी हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि राजू ने अपनी पत्नी शिखा श्रीवास्तव से भी बातचीत की। अजित ने साझा किया कि ऐसा लगता है कि राजू जल्द से जल्द बेहतर होने का प्रयास कर रहे हैं।
दिल्ली में लंबे समय के बाद रविवार को कोरोना के किसी भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई। वहीं संक्रमण दर घटकर 7% के करीब पहुंच गई है। राहत की बात इसमें यह है कि कोरोना से संक्रमित हो रहे मरीजों को मुकाबला ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज़्यादा है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को कोरोना की 992 मामले सामने आए, जबकि 13,060 से स्वस्थ होने पर अस्पताल और होम आइसोलेशन की छुट्टी दे दी गई है। दिल्ली में शनिवार को 1301 लोगों का कोरोना परीक्षण किया गया, जिसमें 7.25% लोग संक्रमित पाए गए। इस तरह अब तक दिल्ली में काफ़ी लोग संक्रमित पाए गए। इनमें से काफ़ी लोग ठीक भी हुए, जबकि काफ़ी लोगों ने कोरोना से अपनी जान को गंवा दी है। क्या चल रहा है ये विजुअल? हाँ, और ये धूप की खबरें क्यों दिखा रहे हैं हम? राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू का मामला तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस साल अब तक दिल्ली के मच्छर जनित बीमारी के कुल मामले की संख्या 240 से अधिक हो गई है। सोमवार को नगर निगम के ओर से जारी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। दिल्ली में पिछले एक सप्ताह में कुल 39 नए मामले सामने आए हैं। इस साल 3 सितंबर तक दर्ज किए गए 244 मामलों में से अकेले 75 मामले केवल अगस्त में दर्ज किए गए। दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डेंगू के बढ़ते मामले हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है और इससे निपटाने के लिए उपाय भी निकाले जा रहे हैं। अगस्त महीने तक दिल्ली में डेंगू के 205 नए मामले दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल अब तक डेंगू में 244 मामले दर्ज किए गए। एमसीडी के रिपोर्ट के मुताबिक शहर में जनवरी के डेंगू 23 मामले, फरवरी में 16, मार्च में 22 और अप्रैल में 20, मई में 30, जून में 32, जुलाई में 26 और अगस्त में 75 मामले दर्ज किए गए। हालांकि इस साल अब तक मच्छर जनित बीमारियों के कारण किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है। नगर निगम ने कहा कि एमसीडी कई नियंत्रण उपाय कर रहा है, जैसे जन जागरूकता अभियान, कानूनी कार्रवाई, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण विभाग, लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, रेलवे, बागवानी, दिल्ली मेट्रो, नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुलिस, शिक्षा, अन्य विभागों के अंतर के विभागों की भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में उमस अभी भी बनी हुई है। हवा नहीं चल रही है। ये हालात लोगों की परेशानी और भी बढ़ा रही है। मंगलवार सुबह अधिक आर्द्रता जफरपुर में 89% दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम आर्द्रता 23% पालम में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को दर्ज का तापमान न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 76 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने का अनुमान जताया। विभाग के मुताबिक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे।
दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अधिक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में शुक्रवार को हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगर दिल्ली से डटे नोएडा से बात करें तो मंगलवार को वो वहाँ पे तापमान 26 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। मौसम विभाग का कहना है कि आसमान अभी साफ रहेगा। मौसम विभाग ने नोएडा में शुक्रवार को बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना भी जताई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। आप विस्तार से खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com। हम आप तक सबसे पहले खबरें पहुंचाते हैं राष्ट्र प्रथम के जरिए। नमस्कार।